नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज यूजीसी नेट सोशल वर्क का सिस्टमेटिक मास्टर फैक्ट शीट मैं लेकर के आप सभी के सामने हूँ। अलग अलग यूनिट्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हमने रखा है नेचर, हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स ऑफ सोशल वर्क। इसमें बहुत ही ब्रीफ एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। ये अभी आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, लेकिन हम दोनों भाषा में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस जो नाम है मैरी एलन रिचमंड का, मैरी रिचमंड जिसे कहते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इनकी बुक्स कौन है, इन्होंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें। इनका जो लाइफ साइकिल है वो तो आप देख सकते हो यहाँ 1861 टू 1928। इन्होंने अमेरिकन जो मतलब लेबर्स हैं या अमेरिका फैक्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स थी, लेबर्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम थी, इन सब पे बहुत काम किया। और इनको मदर ऑफ सोशल केस वर्क कहते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, मदर ऑफ सोशल वर्क अलग है, मदर ऑफ सोशल केस वर्क अलग है। तो इनका नाम क्या है? मैरी रिचमंड। ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की पार्ट थी, यानी कि COS जिसे आप 1869 में इस्टेब्लिश्ड मानते हो, इसकी ये पार्ट रही हैं। ऐसा बना था वो ऑर्गेनाइजेशन 1869 में, लेकिन फंक्शनल तो है ही। साइंटिफिक मेथड ऑफ सोशल वर्क की प्रोपेगेंडा इन्होंने लेकर के काम किया। केस वर्क प्रोसेस पे इन्होंने काम किया। केस वर्क मतलब सीधा याद रखिएगा कि इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिलाना। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा, केस वर्क मतलब केस बाय केस बेसिस एक इंडिविजुअल का केस होता है। ग्रुप का होगा तो ग्रुप वर्क होगा। सोशल इन्वेस्टिगेशन इनका सबसे बड़ा एक एरिया था। कोई भी आदमी परेशान क्यों है, क्या उसकी वांट है या डिजीज है उसको, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वो करती थी। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी उस डायग्नोज करना प्रॉब्लम को, ट्रीटमेंट भी ये बताती थी। होम विजिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने अच्छे से गढ़ा। इंटरव्यू इनमें एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट थी कि जो केस वर्क करेंगे वो इंटरव्यू के बेस पे ही करेंगे, तभी चीज़ें पता चलेंगी। सोशल डायग्नोसिस इनकी किताब थी जो 1917 में पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। एंड व्हाट इज सोशल केस वर्क, ये दूसरी किताब थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनी एडम्स, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल का पीस प्राइज इनको मिला है, जेनी एडम्स को। इनको मदर ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन कहते हैं। हल हाउस मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान है। ये फाउंडर ऑफ हल हाउस सेटलमेंट। अच्छा, हल हाउस या जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट क्या था, आप सभी को थोड़ा ब्रीफ बता दें। ये जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर लाए गए। जैसे अभी बिहार के या यूपी के जो लेबर है वो गुजरात और इन सब जगहों पे जाते हैं। तो जब वहाँ जाएंगे आप, जैसे टाटा के प्लांट में जाएंगे, तो वहाँ पे अभी टाटा क्या करती है, रहने के लिए छोटा छोटा क्वार्टर दे देगी। क्वार्टर इन द सेंस वो पतरे का घर होगा या करकट एस्बेस्टस इस तरीके का घर होगा। बहुत कोई ठोस घर नहीं होता है वो मजदूरों के रहने का, ताकि वो रह के जी पाएँ, खा पाएँ। लेकिन सपोज करो वैसा अगर नहीं दिया जाए, टेम्पररी एक शेल्टर में रहना पड़े जिसमें जो बाढ़ में डूब जाता हो, हालत ख़राब हो जाती हो, तो उस केस में कोई क्या करेगा, सोचो आप। ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था बच्चों का था। बच्चे इलिटरेट हो रहे थे, एक तरीके से वो बर्बाद हो रहे थे, उनके हेल्थ ख़राब हो रहे थे, और भी चीज़ें नई नई प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशन फैला तो आसपास के गांव खराब हो गए और ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हुई। उनको रहने के लिए कोई डिफिनिट घर नहीं था, तो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने माइग्रेंट्स के लिए काम किया, वीमेन एंड लेबर राइट्स के लिए काम किया। 1931 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। अब्राहम फ्लेक्सनर, इनका सोशल वर्क अ प्रोफेशन। अब्राहम फ्लेक्सनर ने सबसे पहले इस चीज़ को क्वेश्चन किया था 1915 में, और इन्होंने जो क्वेश्चन किया उसको एज अ चैलेंज ले लिया मैरी एलन रिचमंड ने। ये याद रखिएगा, एज अ चैलेंज लिया। इन्होंने कहा क्या सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें तो बॉडी ऑफ नॉलेज है ही नहीं, मतलब कोई सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं दिख रहा है, कुछ लोग पढ़ाने वाले नहीं हैं। भाई कोई नॉलेज आप कब मानोगे, कोई सब्जेक्ट आप कब मानोगे? जैसे फिजिक्स एक विषय है, क्योंकि कुछ लोगों ने फिजिक्स लिखा है, प्राचीन काल से फिजिक्स हर जगह दिखा है, और वो दिखने के साथ साथ फिजिक्स की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिजिक्स की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होती है, हर जगह चीज़ें होती हैं। बात सिंपल है। तो इन्होंने एक साइंटिफिक बेस है कि नहीं, टेक्निक की ऊपर बात की, और इन्होंने ट्रिगर कर दिया कि भाई सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन है, तो हमें इसके सबूत दो। और यही को लेकर के सोशल डायग्नोसिस एक किताब इन्होंने लिखी, और उसमें इन्होंने कहा कि सोशल वर्क एक बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ एक सब्जेक्ट है या एक प्रोसेस, एक जो नॉलेज बेस है। क्लिफर्ड साव एंड हेनरी मैके सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है G.H. मीड, जिसे आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में के रूप में जानते हो। I and me का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था।
और अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि मेरा काम है इन सब वीडियोस के थ्रू आप सभी को रिवीजन करवाना। पेड क्लासेज जो हमारी चल रही हैं उसमें आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगी, वो आप जा करके हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे देख सकते हो। लेकिन ये हमारा सेशन जो होगा ना, ये रिवीजन होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, हमारे बैचेज में पढ़ रहे हो, तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। और आपको भरोसा रखिए, एग्जाम आने से पहले पूरी तैयारी इस पर मिल जाएगी। आई एंड मी कॉन्सेप्ट, सोसाइटी क्रिएट्स मीनिंग थ्रू सिंबल्स, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डायनेमिक्स। अब देखो सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग एक सिंबल के थ्रू, जैसे कई बार छोटे बच्चों को आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे करने पे वो इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। कई बार आप ऐसे करते हो, आ जाओ, तो इसका मीनिंग होता है आ जाओ। ये सिंबल्स हैं, ये हमारे सोसाइटी में मीनिंग क्रिएट करते हैं और उससे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म माइक्रो इंटरेक्शंस पे बात करता है। जैसे आप देखोगे स्ट्रक्चरलिज्म हुआ या जो कार्ल मार्क्स की थियरी, वो सब मैक्रो लेवल पे बात करती है, सोसाइटी में बहुत सारे लेवल पे। लेकिन ये इंटरेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने जीएच मीड ने और हर्बर्ट बटलर, ये दो लोगों का नाम याद रखिएगा। इसमें सिर्फ मीड नहीं, ये एक और है हर्बर्ट बटलर। प्लीज़ एक्स्ट्रा नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को दिक्कत हो। हर्बर्ट बटलर जो हैं, इन्होंने भी इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में दो बहुत बड़े स्कॉलर्स का योगदान है, जीएच मीड एंड हर्बर्ट बटलर का। तो अब यहाँ आपको याद रखिएगा, सोसाइटी जो है वो क्रिएट होती है मीनिंग थ्रू सिंबल्स। किसी सोसाइटी में आप बोलोगे ना कि चलो मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ, तो वो कहेंगे चलो चढ़ने का मतलब 1 बाय 1 स्टेयर पे अप जाना, ठीक है। और दूसरा होता है, जो बातें आप देखते हो वो है दूसरी सोसाइटी उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, सिंबल्स होते हैं जो उसको जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉलो फ्रायरे, इनका तो कंसेंटाइजेशन मॉडल पे मैंने पूरा एक वीडियो लेक्चर ही पढ़ाया हुआ है जब अपने जेआरएफ पॉइंट पे, वो भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। वो क्रिटिकल कंससनेस थियरी है, अवेयरनेस एंड एक्शन पे इनकी बातें हैं। और ये थियरी आपको याद रखिएगा, अगर हर किसी में क्रिटिकल कंससनेस आ जाए, जैसे भारत जैसे देश में ही हर किसी में क्रिटिकल कंससनेस आ जाए, हर किसी में छोड़ो 60% लोगों में भी आ जाए, तो वो सीधा एक चीज़ का डिमांड करेंगे कि भाई पूरे देश में 0 क्लास से लेकर के और टॉप जहाँ तक कोई भी पढ़ना चाहे, पढ़ाई एकदम फ्री होनी चाहिए और टफ होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, सिलेबस दिन पर दिन ईजी किए जा रहे हैं, तो कि ईजी में पास तो हो जाओगे, डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, लाइफ स्किल नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, आप एक तरीके से मजदूर बनते जा रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मोटा मोटी मैं कहना जो चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल कंसेंसस आज के टाइम में जरूरी है। नेता लोग या जो भी अधिकारी हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल कंसेंसस नहीं है। और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है, जूलियन रैपापोर्ट। ये क्या है, ये एम्पावरमेंट थियरी इन्होंने दिया था। पार्टिसिपेशन, कंट्रोल, कम्युनिटी पावर, बेसिस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखो कम्युनिटी में रैपापोर्ट, याद रखिएगा इनका नाम, रैपर्ट या रैपापोर्ट भी कहते हैं। ये पार्टिसिपेशन के बगैर आप कम्युनिटी का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कम्युनिटी की पावर की बात होती है। लॉरेंस सुलेमान का है हेल्पिंग स्किल्स, इंटरेक्शन मॉडल, स्किल्स, सिंपैथी, ट्यूनिंग इन, कॉन्ट्रैक्टिंग, रिफ्रेमिंग, ये सब है। सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल ट्रेड्स में सिस्टमेटिक नॉलेज था, इथिक्स था, ट्रेनिंग, ऑटोनॉमी, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा आप जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन हम एक अलग लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि एज अ प्रोफेशन ये पढ़ रहा है, एग्ज़ाम में पढ़ाया जा रहा है और आपको पूछा भी जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेड का कुछ खासियत होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज होगा, इसमें एक इथिक्स होगा, इसकी ट्रेनिंग होगी और इसकी ऑटोनॉमी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। भारत में जैसे देखो एज ए सोशल वर्कर हम आप पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल वर्कर का कोई काउंसिल नहीं है। काउंसिल अगर होता तो हम अपने ऑफिसेज खोल सकते थे और बजाबते ऑफिस खोल करके इसका जो रोल होता है सोसाइटी में, देश में, वो हम प्रोवाइड करते। लेकिन जैसे आप देखते हो लॉयर के, डॉक्टर के अपने केबिन होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उस तरीके से आने वाले टाइम में ये भी हम करवाने वाले हैं, ये भी होगा। गाइडेड बाय NASW कोड ऑफ इथिक्स, IASSW, IFSW। तो इसमें क्या होगा, मेडिकल, साइकियाट्रिक, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, करेक्शनल एंड कम्युनिटी, ये जो है सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन आपको याद रखना है। ये फील्ड में सब जगह काम आएगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जैसे पुअर लॉ आया था 16 पुअर लॉ नहीं मैं कह रहा हूँ, एलिजाबेथ पुअर लॉ जिसे कहते हैं, एलिजाबेथ, वो पूरा नाम याद रखिएगा, एलिजाबेथ पुअर लॉ
1601 में ये लॉ आया था। लेकिन आगे चल के इसमें अमेंडमेंट हुआ। ये लॉ में क्या था, एबल बॉडीड पुअर, डिसेबल बॉडी पुअर, ये सब चीज़ें ढूंढी गई थी। 1834 में रॉयल कमीशन ऑन द पुअर लॉज, इन्होंने क्या किया था भाई, पुअर लॉ सिस्टम को रिफॉर्म किया, जैसे वर्क हाउस प्रिंसिपल। अब इसमें जो सबसे पहला वाला पुअर लॉ आया था उसका एक ही वो था, डिमांड था कि जो वाकई में गरीब हैं उनको प्रोवाइड किया जाए सर्विसेज। ये ना कि हर गरीब अगर शरीर से आप हट्टे कट्टे हो तो उनको पनिश किया जाता था कि नहीं तुम तो गरीब नहीं हो, तुम ये नाटक मत करो, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो साइंटिफिक चैरिटी, केस वर्क मेथड, फाउंडेशन ऑफ सोशल वर्क, ये सब याद रखिएगा। तो आपको सॉरी, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 में इसकी स्थापना हुई थी यूके में। देखो सोशल वर्क जो है ना इस जमाने का यानी अभी के टाइम का जो गठित हुआ या जो अभी आपको दिख रहा है, ये 2 देशों में गठित हुआ। यूके में, यूके में क्यों हुआ मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई थी उसकी वजह से। वो प्रॉब्लम आई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह। जब भी इंडस्ट्री लगेगा तो सबसे पहले वो क्या करता है, लोगों को वहाँ मतलब बेकार बनाएगा, कुछ लोगों को नौकरी देगा और वो इतना ही तनख्वाह देते हैं कि जिसे वो जी खा लें, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक कहावत है मतलब गुजरात वगैरह में कि नीच नौकरी उच्च व्यापार, एक कहावत है, ठीक है। तो कुछ सोच के उन्होंने कहा होगा कि कहीं ना कहीं वो बस जीने खाने की दाल रोटी की जुगाड़ हो जाए, और उस चक्कर में वो गंदे रहते थे, 12-12 घंटा 15-15 घंटा काम करते थे और मजदूरी, बीड़ी, तंबाकू ये सब पी के पड़े रहते थे। उन देशों में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बना, तो इसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया साइंटिफिक चैरिटी करना, यानी चैरिटी जो करोगे उसका हिसाब किताब रहेगा, उनके टारगेटेड पॉपुलेशन होंगे उसी पे जाएगा और केस बाई केस मेथड पे हम लोग देंगे। प्रोफेशनल सोशल वर्क को इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया, ठीक है। उस जमाने में बहुत डायरेक्शन है, अभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा, बट उस जमाने में बहुत है। बूथ रिपोर्ट, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन द लंदन, ये 1889 से 1930 के बीच की बात है, चार्ल्स बूथ ने दिया था, ये याद रखिएगा। ये भी लंदन यूके में, यूके सबसे पहले इन सब चीज़ों को था। फर्स्ट लार्ज स्केल पॉवर्टी स्टडी। आज भी हमारे देश में गरीबी का सोचो, हम लोग कितने पिछड़े हैं, हर मामले में पिछड़े हैं, खुल के मैं बोलता हूँ, इसलिए कि सरकारों को कोई मतलब नहीं है और जनता उन्हीं को चुनती है जिनको कोई मतलब नहीं है। अगर पूरी जनता पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ चुने ना, मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़े लिखे लोग करप्ट नहीं होते हैं, तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। हमें एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, जिसको जहाँ तक पढ़ना है। स्कॉलरशिप मत दो, ठीक है चलेगा, लेकिन पढ़ाओ जिसको जहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि वो लोग जब पढ़ेंगे ना तो उनकी देश में वो कंट्रीब्यूशन, आज जो विकसित देश है उन्होंने कहाँ से इतना विकसित अपने आप को बना लिया, क्योंकि उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया पढ़ाई और रिसर्च पे। हमने क्या किया, सिलेबस को कम किया। हम सबसे ज़्यादा ये साबित करने में लगे रहते हैं हमारे देश में लोग, प्रोफेसर या और भी लोग, कि हम कितने पिछड़े हैं, हमको रिजर्वेशन दो, हमको ये दो, हमको वो दो, हमको फ्री में अनाज दे दो, हम इसमें लगे हुए हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हम कितने आगे निकले हैं, इस मंगल ग्रह पे ज़मीन लिखवा लिए। समझो आप, एल्मोनर रिपोर्ट था 1895 में, इमरजेंसी ऑफ मेडिकल सोशल वर्क वाया हॉस्पिटल एल्मोनर्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। राउंड ट्री रिपोर्ट, अब देखो पॉवर्टी एंड स्टडी ऑफ टाउन लाइफ, ये यूके का राउंड ट्री रिपोर्ट है। बी सीबॉम राउंड ट्री का है, डिफाइन द पॉवर्टी लाइन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पॉवर्टी। प्राइमरी से रिलेशनल पॉवर्टी होता है, जैसे कोई फौज में है और वो कैंटीन से अच्छे अच्छे सामान ले आता है, तो आप क्या उसको देख करके गरीब फील करोगे कि यार वाह कितने अच्छे सामान है उसके पास, क्योंकि उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसलिए रिलेशनल पॉवर्टी होता है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉवर्टी। फ्लेक्शनल रिपोर्ट ये 1915 में है। आप आज के टाइम में आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो किसकी गलती होगी, आप खुद बताइए। ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। रिचमंड रिपोर्ट आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए। हेंडरसन रिपोर्ट 1923, बेवरेज रिपोर्ट 1942, कर्टिस रिपोर्ट 1946, ये सब याद होना चाहिए। तो कर्टिस बेवरेज आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, बार बार विलियम बेवरेज का पूछा जाता है, सर विलियम बेवरेज। इन्होंने वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वार जब आया 1939 से 45 के बीच में, ये वेलफेयर स्टेट का बहुत कॉन्सेप्ट ये जो है ना गूंजने लगा हर जगह। 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ चलते थे, ये भी चीज़ आप जान लो, वेलफेयर स्टेट और वारफेयर स्टेट। वारफेयर जर्मनी था, वेलफेयर इंग्लैंड और यूएस कहते थे कि हम लोग वेलफेयर करते हैं, है ना। हालांकि जो युद्ध फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार हुआ इसमें इन लोगों का भी उतना ही योगदान है। सेकंड वर्ल्ड वार में तो इन्हीं देशों ने उकसाया था जर्मनी को, और इतना खूंखार वो बन गया था हिटलर कि अगर जो है ना उसने अगर एटम बम बना लिया होता तो दुनिया ख़त्म कर दी होती उसी टाइम पे। मतलब एक तरीके से किस्मत कहो या दुनिया अभी जीना था लोगों को, जो कहो आप,
लेकिन संयोग एक होता है ना, संयोग हर चीज का। उसने कहीं ना कहीं, उसके साइंटिस्ट ने, क्योंकि वो 20-20 हजार लोगों को तो गैस चैम्बर में मरवा देता था, उसको आसान हो जाता, एटम बम फाड़ देता सबको, अपने खुद नीचे जमीन के बंकर में छुप जाता और सबको खत्म कर देता। वो जो उसके दिल के उसके खिलाफ देश आते उन सबको खत्म करके राख कर देता। ठीक है, ये चीजें थी। तो उसको कहते थे ये लोग कि वारफेयर का ये देश है, ये वार करता है। और उसने पॉलिसी भी अपनाई थी, पूरा यूरोप सोचा था कि एक देश बना देंगे पूरे यूरोप को। हैंडरसन 1923, CR हैंडरसन इसका क्या था, मतलब प्रोपोनेंट थे ये। इन्होंने सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एसोलेशन, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के लिए इन्होंने स्टडी भी की और सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल आइसोलेशन की बात की थी। बेवरेज रिपोर्ट 1942 यूके, सर विलियम बेवरेज, फाउंडेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, सोशल इंश्योरेंस फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव अगेंस्ट द 5 जायंट्स। अच्छा, 5 जायंट्स कौन है जो मैंने आपको पढ़ाया है? 2 मैं बता देता हूँ, वांट और स्क्वालर, बाकी आपको बताना है। ठीक है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको भी देखना है 5 जायंट्स या 5 बड़ी जो जायंट्स को हिंदी में जो कहते हैं। विलियम बेवरेज में 5 तरह की बातें की गई जो बुराई हैं या खोखले करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आप हमें जरूर बताना। विलियम बेवरेज का है। कर्टिस रिपोर्ट 1946 में आया, विलियम कर्टिस ने, केयर ऑफ चिल्ड्रन कमिटीज को कहते हैं। अब देखो ये एक चीज़ याद रखिएगा, कौन सा चीज़ कब आया है? रिचमंड रिपोर्ट 1917 में, हैंडरसन रिपोर्ट 1923 में, बेवरेज रिपोर्ट 1942 में। अच्छा, इन देशों में जो विद्वान होते थे, जो रिसर्चर थे, उनकी सरकार बात सुनती थी, क्योंकि वो सरकार में भी पढ़े लिखे लोग थे। मतलब जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोग रहते थे, मैक्सिमम उनमें वकील होते थे, उसमें जो मैक्सिमम में बिजनेसमैन होते थे। तो बिजनेसमैन हो सकता है कोई 1-2 नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो लोग सेल्फ एजुकेटेड बहुत होते थे। मतलब उनको ये पता होता था कि कैसे बोलना है, क्या मतलब एजुकेशन का, पढ़ाई फॉर्मल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमें गधा बना रही है, किसी लायक नहीं बना रही है। और जब तक आप सोचते हैं कि हम लायक बने हैं, तब तक पेपर लीक हो जाता है। ये मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये हो रहा है। आप सोचो कि इस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग हैं कि हमें अलग से कोचिंग लेना ही पड़ता है। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, वो ठीक बात है। अगर नहीं जरूरत पड़ती हम नहीं पढ़ाते, हम कुछ और प्रोडक्टिव करते। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की वैकेंसी पूरी खाली है, हो सकता है मैं प्रोफेसर्स किसी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में रहता, आप अभी पढ़ाते रहते। क्योंकि ये क्यों, ये व्यवस्था इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये चीजें हैं। तो मैं बार बार अपने लेक्चर्स में इस चीज़ पे फोकस जरूर करूंगा कि एजुकेशन सबके लिए फ्री हो। ये फॉर्म भरने की फ़ी आप देखो कितना इन लोगों ने कर दिया है। हम एक ये पेन खरीदते हैं यहाँ से लेकर के, मतलब सुबह उठते हैं तब से लेकर के और रात में सोने जाते हैं तब तक, या सोए भी रहते हैं तब तक हम टैक्स देते रहते हैं। कितनी क्रिटिकली मैं ये बात कर रहा हूँ। फैन चल रहा है, टैक्स दे रहे हैं। AC चल रहा है, कूलर चल, कुछ भी टैक्स दे रहे हैं। आप सोए हैं तब भी आप टैक्स दे रहे हो। और उसके बावजूद ये सरकार हमें पढ़ाने के लिए फी बढ़ाई जा रही है। कम रखने की तो बात ही छोड़ो, BHU DU टीस सबका फॉर्म फी बढ़ गया। टेस्ट तो खैर ऑटोनोमस डीम्ड है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबकी फी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। आप सभी को ओपिनियन मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों के साथ आप जरूर हमें बताइए। कोई भी सरकार हो यार, हर सरकार यही करती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात है, ये याद रखिएगा। किसी एक कोई आपको पार्टी, आप जब भूखे रहेंगे तो खाना नहीं खिला देगी, 1-2 दिन खिला देगी जब उनको वोट लेना होगा, उसके बाद नहीं खिलाएगी। वो आपको पहचानेगी तक नहीं, आपके मुंह पे थूक देगी। ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे जो थूकने से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ये पार्टी का झंडा ढोना बंद करिए। एलमनर रिपोर्ट 1895 ऑन यूके, राउंड्री रिपोर्ट 1901 यूके, फ्लैक्सनर 1915। फ्लैक्सनर, अब्राहम फ्लैक्सनर ने, इन्होंने कहा था कि सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन, और इन्होंने स्टिमुलेट किया, मतलब एक चैलेंज दे दिया और इस चीज़ को साबित किया रिचमंड ने, मैरी रिचमंड। हैंडरसन 1923। इन देशों में सोशल वर्क ने बहुत काम किया है। वुल्फेंडन रिपोर्ट 1957 का है। अब ये वुल्फेंडन रिपोर्ट जो है, सर जॉन वुल्फेंडन कमेटी ये बनी है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जरा समझिए आप। इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करने की बात की थी। प्रोस्टिट्यूशन लॉज को भी, प्रोस्टिट्यूशन मतलब जो देह व्यापार होता है, मतलब पैसे के लिए गर्ल्स या वीमेन या फीमेल्स जो हैं, जहाँ पे सेक्स व्यापार हो रहा है, व्यापार की तरह यूज हो रहा है। तो वुल्फेंडन रिपोर्ट 1957 का है। यूके में ये है, सर जॉन वुल्फेंडन कमेटी के द्वारा ये बनाया गया था। प्लैट रिपोर्ट 1959 का, यूके, प्लैट कमेटी इसका याद है। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल्स, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, राइट। प्लैट रिपोर्ट का क्या है याद रखिएगा, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल्स, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, राइट, 1959।
किलब्रैंडन रिपोर्ट 1964, स्कॉटलैंड, लॉर्ड किलब्रैंडन। चाइल्ड सेंटर्ड जस्टिस लेड टू चिल्ड्रेंस हियरिंग सिस्टम, ये चिल्ड्रेंस की हियरिंग सिस्टम इन द सेंस कोर्ट केसेस की बात हो रही है। जस्टिस हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। स्कॉटलैंड में आप देखते होंगे अभी जो है उनके लिए रिफॉर्म कमेटी, रिफॉर्म हाउसेज होते हैं, ये सब चीज़ें यहीं से डेवलप हुई है। किलब्रैंडन रिपोर्ट 1964 में स्कॉटलैंड में। प्लैट रिपोर्ट 1959, प्लैट कमेटी। सी वॉम रिपोर्ट, सी वॉम, वॉम है वॉम, 1968 यूके, फ्रेडरिक सी वॉम। यूनिफाइड सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट इन लोकल अथॉरिटी। विटनी यंग रिपोर्ट, विटनी एम यंग जूनियर, रेशियल इनइक्वालिटी, सोशल वर्क, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये सब की बात करता है। विटनी यंग जूनियर, ठीक है ना, ये दिया गया था 1969 में। और गुलबेकियन रिपोर्ट 1978 में, क्लाउडी गुलबेकियन फाउंडेशन के द्वारा है, सोशल वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए ये सब में इन्होंने सोशल वर्क के ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को टारगेट किया है कि इसको ठीक किया जाए। आप सोचो, ठीक है ना। एक्सियन रिपोर्ट 1998 में, यूके, सर डोनाल्ड एकिसन, हेल्थ को इनइक्वालिटी इन्फ्लुएंस पब्लिक मॉडर्न हेल्थ पॉलिसी, ये चीज़ें हैं। अब अगले जो सेशन होगा, हमारा टारगेट रहता है कि 15-20 मिनट ही पढ़ाए, उसमें कम से कम बकवास हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। जो चीज़ें मैंने कही है वो देश हित में, आप लोगों के हित में ही बोली हैं, तो वो बकवास ना माना जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, इस पे मत देखिए कि 15 मिनट है 20 मिनट है, नहीं भाई, वो 15 मिनट को खींच के मैं 1 घंटा करूँ, पानी पीऊँ, खांसूँ, उसमें तरह तरह की बातें करूँ, ये मनीष क्या बोल रहा है, सुशील क्या बोल रहा है, आलिया क्या बोल रही है, वाह, ये सब कुछ का कोई मतलब नहीं है जब आप एग्जाम में परफॉर्मेंस ना कर पाओ, ठीक है ना। वो मनोरंजन नहीं चल रहा है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई करो, अदरवाइज मत करो, घूमो फिरो ऐश करो, मोबाइल में पूरी दुनिया बना लो, खेलो कूदो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।